नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आज बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे पंजाब के सियासी संग्राम को लेकर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और आने वाले 2022 में जो पंजाब के विधानसभा चुनाव हैं उससे पहले कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पंजाब की सियासत में आजकल बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम राजनीतिक दल कौन कौन से समीकरण साधने में जुटे हुए हैं, क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि चुनावों से पहले हर समीकरण को अपने हिसाब से बना लिया जाए, बैठा लिया जाए। उसी की कोशिश में हर पॉलिटिकल पार्टी लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी और घरेलू मसलों को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। उसमें खासतौर पर हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जिस तरीके का विवाद बना, उस विवाद को जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के जो जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वहां तक वो पहुंचा और हाईकमान तक वो बात पहुंची। वहां जाकर के नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की प्रधानी मिल गई, ना चाहते हुए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के। जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को या किसी भी जट सिख को ये पद मिले। वो चाहते थे कि किसी भी गैर जट सिख को या फिर किसी दलित को या किसी हिंदू नेता को ये पद दिया जाए ताकि बैलेंस बना रहे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की यही प्लानिंग्स थी। तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्लानिंग्स पर अब पानी फिर गया है? दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी अब एक हो गए हैं 25 साल के बाद। तो क्या एक बार फिर से वो अपनी खोई जमीन को जुटा पाएंगे? क्योंकि शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के अब बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गई है। पहले 25 साल पहले उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, 13 में से 11 सीटें जीत गए थे। एक बार फिर से वो उसी नतीजे की या वैसे ही अप्रत्याशित नतीजों के आस में गठबंधन कर चुके हैं। सीटों का बंटवारा भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम उन नेताओं पर नजर रखे हुए है जो दूसरी पार्टियों से नाराज होकर आएंगे। तो इसी बीच मसले भी बहुत ज्यादा हैं और सबसे बड़ा मसला किसानों का की जो नाराजगी है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसके अलावा बरगाड़ी बेअदबी का मामला, वो भी सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम तो निश्चित तौर पर मुद्दा बनेंगे ही। तो इन्हीं सब के बीच सभी पार्टियां अपने सियासी समीकरणों को बैठाने पर लग गई हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे बड़ा मुद्दा में। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले लेकिन आपको हम बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधान बनने के बाद अपने नेताओं का शुक्रिया किया, लेकिन मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर वोट गणित की बात करें तो पंजाब में 19% जट सिख मोटे तौर पर बताए जा रहे हैं। वोटर्स की अगर हम बात करें तो 70% वोटर्स जो हैं दलित और हिंदू वोटर हैं। ऐसे में सभी का सियासी गणित और जातीय गणित बैठाना भी बड़ा जरूरी है। 31% हिंदू और दूसरी जातियों के वोटर भी यहाँ पर जो है वो अपना दबदबा रखते हैं। सभी पार्टियों की नजर अब दलित और हिंदू वोटर्स पर है और इसी कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लग चुके हैं। भाजपा दलित सीएम का दांव खेल चुकी है और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल भी दलित उप मुख्यमंत्री चेहरे का कार्ड खेल चुकी है, कह चुके हैं सुखबीर बादल खुद इस बारे में। बसपा शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन भी जातीय आधार पर माना जा रहा है। कांग्रेस ने भले ही अध्यक्ष पद सिख नेता को दे दिया हो, लेकिन उपाध्यक्ष के पदों पर जातीय गणित कांग्रेस ने भी बिठाया है और यही कोशिश कांग्रेस की दिखाई दी है। तो आम आदमी पार्टी भी हरपाल चीमा के जरिए दलित वोटर्स पर नजर बनाए हुए है। मुद्दे क्या होंगे आने वाले चुनावों में? कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन, जी हां, पहला मुद्दा। दूसरा, बरगाड़ी बेअदबी मामला जो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा मसला बनकर उभरेगा। बढ़ती महंगाई जो पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है, वो पंजाब के आने वाले चुनावों में भी। इसके अलावा बिजली यूनिट के दाम जो पंजाब में लिए जा रहे हैं, उसको लेकर बड़ा मसला बनाया जा रहा है और बेरोजगारी जो बढ़ रही है लगातार, ये भी एक बड़ा मसला है। तो उधर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने ट्वीट किए, पंजाब में कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के साथ मिलकर काम करेंगे। जीतेगा पंजाब के मिशन को पूरा करने के लिए एक विनम्र कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पंजाब मॉडल और हाईकमांड के 18 सूत्रीय एजेंडों के माध्यम से लोगों की शक्ति वापस देने के लिए मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई जिक्र नहीं है इस ट्वीट में। एक और ट्वीट उन्होंने किया और लिखा कि आज उसी सपने को पूरा करने के लिए और आगे काम करने के लिए और अजय किले को मजबूत करने के लिए आईएनसी इंडिया पंजाब में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का आभारी हूं। श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मुझ पर जो भरोसा किया है, विश्वास जताया है और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है उसके लिए धन्यवाद। यहां पर भी कैप्टन का कोई जिक्र नहीं।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत चर्चा की करते हैं। कुलदीप सिंह, आपसे ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप हमें ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आने वाले चुनावों को देख रही है। हमें ये जानकारी मिली कि पिछले दिनों दिल्ली में पंजाब बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया था और ये निर्देश दिए गए थे कि वो पूरी तरीके से कोशिश करें और ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल कराएं जो अच्छी सोच रखते हैं और पंजाब में जिनकी इमेज अच्छी है, उस तरीके के तमाम नेताओं पर नज़र रखें। क्या इसी रणनीति के तहत अब भारतीय जनता पार्टी पंजाब में काम कर रही है आगामी चुनावों को लेकर? देखिए अरुण अरुण जी, सबसे पहले मैं ये बात बतानी चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों का विश्वास जीतने के लिए विकास के एजेंडे पर और शांति के हिंदू सिख भाईचारे के एजेंडे पर काम कर रही है और उसी से अपने को पंजाब में आगे बढ़ाएगी। जो ये विपक्षी पार्टियां जितनी भी हमारी हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे अकाली दल जो गठजोड़ अभी करके सामने आया है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में और झूठ बोलने में और हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाने में जितना जोर लगा रहे हैं, ये हमारा एक तरह से कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये हमारा जो, अगर मैं इसको अपने हिसाब से आंकूं तो ये हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहे, ये अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनको पहले देख लिया। अभी कांग्रेस का भी मैं सुन रहा था आपके माध्यम से, हाँ। सिद्धू साहब जो है वो बन के आए हैं नए प्रधान, तो उनको मुबारकबाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि प्रधान आए हैं। लेकिन पंजाब को क्या मिला? उन्होंने बड़े चालाकी से 18 नुकाती एजेंडा, जी हमारा एक जी चलिए, कुलदीप सिंह से हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। सीमा जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सीमा जी, पंजाब में अब हम ये देख रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश में है हर एक पार्टी, और इसमें न बीजेपी पीछे है। हमने देखा कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट भी सामने लाने की बात कही है। इसके अलावा उन नेताओं पर वो नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि जट सिख के अलावा जो दूसरी जातियां हैं उन पर वो फोकस कर सकें। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल साफ कह रहे हैं कि हम दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आम आदमी पार्टी हरपाल सिंह चीमा को आगे रख रही है और कांग्रेस पार्टी में हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जट सिख जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने, और उनकी प्लानिंग यही थी कि अब हमें दूसरी जातियों को भी ध्यान में रखना होगा और आने वाले चुनाव जो है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्या यही चीज़ अब पंजाब के चुनाव को लेकर बन जाएगी और जातीय आधार ही पंजाब चुनाव के जीतने का आधार बन जाएगा? बिल्कुल, देखिए अरुण, पंजाब की बात नहीं, अगर पूरे भारत की बात करें तो कास्ट को हम भले कितना भी दूर कर लें, लेकिन कास्ट के बिना भारत की राजनीति में, चाहे वो पंजाब के चुनाव हों चाहे किसी और अन्य राज्य के चुनाव हो, वो अधूरे हैं। सारे पैरामीटर जो हैं, जो प्लानिंग्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो इसी बेस पे बनाई जाती हैं कि वो जाति के आधार पर होती हैं, धर्म के आधार पर होती हैं, आपके प्रोफेशन के आधार पर भी होती हैं। लेकिन जाति उसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। आप जिस तरीके से देखिए, आप जो बात कर रहे थे, ये बात सही है कि कैप्टन ने यही लॉजिक जब सेंटर बीजेपी के माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के सामने जब रखा, लीडरशिप के सामने, वो सबसे बड़ा लॉजिक यही देना चाह रहे थे कि देखिए, दो सिखों को एक साथ में आप नहीं रख सकते। एक सीएम है, दूसरे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट हम हिंदू लेते हैं या जो दूसरी बैकग्राउंड से लेते हैं, ताकि जो कास्ट का जो समीकरण है उसको सेट किया जा सके। ये अपने आप में एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, अनफॉर्चुनेटली है ये, लेकिन ये सच है। आप देखिए जिस तरीके से पंजाब जैसे स्टेट में, जहाँ पर सिखिज़म का जो बेस है वो कास्ट लेस है, लेकिन वहाँ पे भी आप देखिएगा सिखिज़म के अंदर भी कास्ट आ गई हैं, शेड्यूल कास्ट और अपर क्लास, लोअर कास्ट, सब बटा हुआ है पूरी तरीके से। और पूरा पंजाब अभी जो इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी जो प्लस माइनस किया जा रहा है। अब अभी आप बात कर रहे थे जो शिरोमणि अकाली दल का बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ, बिकॉज उनको पता है कि बीएसपी के साथ अगर गठबंधन होता तो 31% जो है वो दलित वोटर्स हैं, और दलित वोटर में एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो बीएसपी के साथ अपने आप में आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो टारगेट कास्ट बेस साधने की कोशिश है तमाम पार्टियां, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी में भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी जो लीडरशिप को प्लान किया वो पूरी तरीके से कास्ट को दिमाग में रख के किया गया और उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आने वाले जो इलेक्शन है पंजाब में उसमें दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं अरुण। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जातीय फैक्टर, जिस तरीके से अब पार्टियां आगे चलेंगी और देखने वाली बात होगी। हमारे साथ रविंदर राजपुरा भी जुड़ गए हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं रविंदर सिंह जी के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा मैं कि पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। पहले कुलदीप, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ जी, मैं बात रख रहा था कि जो अभी कांग्रेस ने किया क्या है कि सिद्धू साहब आ गए, उन्होंने बोला कि हमारा तो जी 18 नुकाती एजेंडा था जो कैप्टन साहब ने पूरा नहीं किया। मतलब कांग्रेस फेल नहीं हुई, कैप्टन फेल हो गए हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ कांग्रेस में, मतलब पंजाबियों के साथ इतना बड़ा छल करने का कांग्रेस ने दोबारा एजेंडा कि वही जो वादे कैप्टन साहब ने गुटका साहब हाथ में पकड़ कर किए थे, अब वही चीजें हम लेके जाएंगे जी, आगे 5 साल और दे दो। मतलब ऐसा ये इन लोगों ने बना लिया कि सिद्धू साहब को आगे करके कैप्टन साहब को फेल करके दोबारा जो है पंजाबियों को ठगने का, छलने का कांग्रेस का जो प्लान है, जो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। ठीक है, रविंद्र राजपुरा, आम आदमी पार्टी किन इश्यूज को लेकर आगे जाएगी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कास्ट बेस होने की तरफ अग्रसर हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली लोकल लीडर्स के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और अनफॉर्चुनेटली लोगों के लिए कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आप पंजाब में या भारत की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पूरे हिंदुस्तान में ये होता है और पंजाब भी हिंदुस्तान का एक पार्ट है, तो यहाँ पे भी होता है। दलित सियासत यहाँ पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि 2011 के सेंसस के मुताबिक जो 32% जो पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट है पंजाब की। तो इस वजह से पिछले इलेक्शंस में भी बात चली कि जो उप सीएम होगा, जो डेप्यूटी सीएम होगा, उसको शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आना चाहिए, वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का होना चाहिए। इस तरह से ओबीसी बीसी के लिए भी अलग अलग तरह के प्रावधान पंजाब गवर्नमेंट या राजनीतिक पार्टियां रखती आई हैं। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक पार्टी की या कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को एक पपेट की तरह किसी चीज पे बिठा देने से उस कम्युनिटी के मसले हल नहीं होंगे। इस तरह से तो अगर आप देखेंगे तो हमारे राष्ट्रपति दलित बनाए जा चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम अपना जवाहरलाल नेहरू की फर्स्ट गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। बहुत बहुत बड़ी बातें जो कास्ट पॉलिटिक्स को लेके की जा रही है। बीएसपी के साथ अकाली दल ने समझौता इसलिए किया है कि वो दलित वोट को फेच कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जो दलित पंजाब का दलित है वो यूपी, बिहार, झारखंड या हरियाणा के दलित से बहुत अलग है। उसका कारण ये है कि यहाँ का दलित एजुकेटेड है, उसका जो मानसिक विकास है वो यूपी, बिहार और जगहों के दलितों से बहुत ज्यादा है। और आयरॉनिकली और वेरी इंटरेस्टिंगली वो बीएसपी में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। वो बिलीव करता है एजुकेशन सिस्टम में, वो बिलीव करता है। और मैं आपको बताता हूँ कि 2017 की जो वोट कास्ट हुई थी उसमें बीएसपी का जो वोट शेयर था वो टोटली आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था, क्योंकि पंजाब का दलित जानता है कि पंजाब के दलित के लिए या दलित वर्ग के लिए जो दो चीजें बहुत अहम है वो है एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी, जिसका एजेंडा और जिसकी बात आम आदमी पार्टी करती है। तो आप भी आम आदमी पार्टी भी कास्ट बेस को फैक्टर को, इस पूरे फैक्टर को सामने रखकर चल रही है। आम आदमी पार्टी भी जानती है कि इसके बगैर जीत नहीं सकते हैं। आम आदमी पार्टी सोशल डायनामिक्स पे काम करती है, पॉलिटिकल सिस्टम की डेवलपमेंट और जो रिवायती पार्टियों का एक मकड़ जाल बना हुआ है हर एक चीज के ऊपर। अगर सोसाइटी में चेंज होगा, जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बड़े लेवल का चेंज होगा, जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें बड़े लेवल का चेंज होगा, तो ये जो कास्ट है 32% दलित की हम बात कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट ऊपर आएंगे। क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोअर कास्ट या लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी के लोगों को है या लोअर कास्ट शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सिस्टम है। अनटिल और अनलेस एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, बढ़िया नहीं होगी, तो किसी भी पूरे ठीक है, में किसी भी स्टेट में
ठीक है सीमा जी, आप कुछ देखिए कहें? बिल्कुल, देखिए अरुण, मैं रविंद्र जी से मेरा एक सवाल मैं भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस तरीके से रविंद्र जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी औरों से नहीं, लेकिन मैं एक सवाल व्यक्तिगत तौर पर पूछना चाहती हूँ, क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से आप सड़क से उठ के राजनीति में आए हैं और आप आम आदमी की बात करते हुए, आपकी पार्टी का नाम ही आम आदमी है, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी आज कास्ट की राजनीति करने की जरूरत है, अगर वो जनता की भलाई के लिए बात करना चाहती है, एजुकेशन पे काम करना चाहती है, शिक्षा पे काम करना चाहती है, लोगों के बेसिक्स जो नीड्स हैं उस पे काम करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए कास्ट की राजनीति वाकई ज़रूरी होगी हिंदुस्तान में? ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये कभी हम क्या ऐसा सोच पा रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति कास्ट के बिना हो सकती है आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल में? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि गरीब आदमी सिर्फ किसी एक कास्ट में ही होता है, गरीब तो कहीं भी हो सकता है, जरूरतमंद तो कहीं भी हो सकता है, एजुकेशन की जरूरत हर किसी को है, तो हम सब क्या कास्ट देख के हम करते रहेंगे? स्टेटमेंट सुनी नहीं है। जो मेरी कंटेंशन थी, हाथी के पाँव में सबका पाँव है। आप एक बात देखिए, जब जब एजुकेशन गरीब के बच्चे के लिए पंजाब में 32% दलित हैं, और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे 80% बच्चे दलित के पढ़ते हैं। जो भी थोड़ा सा इसके लायक होता है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, इवन कि दलित भी जो शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट जॉब से आ गए हैं, वो भी कोशिश करते हैं। जॉब जो ली जाती है सरकारी स्कूल में जॉब करनी है, लेकिन बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल, मैं रविंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि जो दलित शब्द जब इस्तेमाल किया जाता है ना, तो दर्द देता है। ये दलित शब्द को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति के साथ जब दलित शब्द लगता है तो ये पिंच करता है। एज ए नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति बहुत बड़े हो जाते हैं, दलित शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन उनके साथ लगाया जाता है, दलित के नाम पे राजनीति की जाती है। मैं ये कह रही हूँ कि क्या राजनीति करना जरूरी है दलित के नाम पे? आप डेवलपमेंट कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? मैं खुद उस कम्युनिटी से आता हूँ सीमा जी। R.K. नारायण जी की एक स्टेटमेंट थी कि मेरे राष्ट्रपति भवन में पहुंचने से पहले मेरी कास्ट वहां पहुंची थी। ये आप कह रहे हैं कि बड़ा होता है राष्ट्रपति, दर्द होता है, दर्द होता है ये दलित शब्द जब साथ में लगता है तो पूरे मंदिर को दूध के साथ धोया जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस सोशल फैब्रिक से आप उसको उखाड़ सकते हैं इतनी जल्दी। आम आदमी पार्टी उस पर काम कर रही है, और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने का सबसे बढ़िया और बड़ा तरीका बेस्ट एजुकेशन है, बढ़िया एजुकेशन है। आम आदमी पार्टी की एजुकेशन सिस्टम क्यों अंतिल आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट की, अगर मैं आपको जजमेंट कोट करना चाहूंगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जजमेंट है, वो जजमेंट ये कहती है कि जो भी आदमी सरकारी खजाने से, सरकारी ट्रेजरी से पैसे ले रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो डीसी है, डीएसपी है, म्युनिसिपल काउंसिलर है, एमएलए है, एमपी है, जिसकी सैलरी सरकार के ट्रेजरी से आ रही है, उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए। अगर एक डीसी का बच्चा एक रिक्शे वाले के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ेगा, क्या मजाल है टीचर की वो उस बच्चे को ना पढ़ाए। अगर डीसी के बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा तो बाय डिफॉल्ट उसको एक रिक्शा पुलर के बच्चे को भी पढ़ाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हमने दिल्ली में यही किया है कि एजुकेशन को इतना सस्ता और इतना ठीक है, लेकिन ये सब बातें रविंद्र जी, सीमा जी, मैं देखिए मैं आपसे जो आप सवाल पूछना चाह रही है, मुझे लगता है कि चीजें शायद देखिए वो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है तो उन चीज़ों को पार्टी के लेवल पर लेकर ही जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था, जब तक ये बातें हैं और जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बात उसका जिक्र कर रहे थे, और उसके अलावा बहुत सारी और जगह से ये बातें हुई हैं, बहुत सारे सोशल जितने भी लोग हैं, जो सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उस बारे में बात करते रहते हैं। डिस्कशन बहुत लंबे समय से चल रहा है कि सरकारी स्कूलों में हालात क्यों खराब हैं, या फिर गरीब का बच्चा है या किसी दलित का बच्चा है जो वो क्यों नहीं उसको एजुकेशन उस लेवल का मिल पाता है, क्यों नहीं उसका लाइफस्टाइल जो है वो बदल पाता है या आगे वो बढ़ पाता है। वो हमेशा से जिस तरीके से रहते आए हैं, जिस तरीके से जीते आए हैं, उसी तरीके से। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के वक्त इन चीजों का जिक्र करती हैं। जैसे हमने शिरोमणि अकाली दल के नेता, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे एक दलित नेता को। क्यों ऐसी बात उनको कहने की जरूरत पड़ती है, और क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं कि भाई अध्यक्ष पद जो है वो एक गैर जट सिख को दो, किसी दलित को दो या किसी हिंदू को दो, इससे एक बैलेंस बनेगा, इससे चीजें, ताकि आने वाले चुनाव में जो है हम चीजों को पॉजिटिवली लेकर के जा सकें। क्यों केवल चुनाव तक के टारगेट रखते हुए चीजें होती हैं? देखिए अरुण, मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम ना चाहते हुए हिंदुस्तानी
दोहरे चरित्र को जीते हैं। एक हम व्यक्तिगत तौर पर अपने अवसर तलाशते हुए हमें जो अवसरवादिता जहाँ दिखती है वहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम सोशली दूसरे तरीके से चीज़ों को रखते हैं। आप देखिए, एक आदमी, हम जितना मर्जी कह लें कि हमारे समाज में कास्ट नहीं है, अपर तबका लोअर तबका नहीं है, लेकिन आप देखिए पूरे हमारे जो गाँव का स्ट्रक्चर है, मुझे ये चीज़ बड़ी दुखी करती है व्यक्तिगत तौर पर। क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं विश्व कुटुंब की बात करते हैं कि पूरा दुनिया हमारा एक कुटुंब है और हम कुटुंब की तरफ मानते हैं, लेकिन आप देखिए जिस तरीके से हमारे गाँव के जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से कास्ट बेस है। आप एक 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 कम्युनिटी को एक जगह पे रखा हुआ है, दूसरी कम्युनिटी को दूसरी जगह पे रखा हुआ, पूरे के पूरे आपके मोहल्ले डिसाइड किए हुए कि आप इस जगह पे हैं गांव में। पूरा जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है आपके ब्लड में वो चीज़ भर दी गई है कास्ट में। आज जहां आपको फ़ायदा दिखता है वहां आप इसको इसको आप पॉलिटिकली भुनाते हैं, लेकिन जहां पर आपको व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर हर आदमी को ये पिंच करती है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देती हूँ कि जापान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कास्ट को टाइटल के साथ नहीं लिखा जाता। हाँ। आपको बताया नहीं जाता कि आप किस कास्ट के हैं, आपको पता ही नहीं होता कई बार तो कि मैं किस कास्ट से हूँ। उसको कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसका काम उसको डिसाइड करता है, उसकी औकात। हमारे यहाँ पे क्या है कि आप पहले कास्ट देखते हैं, पहले आप टाइटल पूछते हैं, उसके बाद आप उससे बात करेंगे। अगर आप सेम कास्ट के हैं तो ओ, लेकिन जब घर में जाएंगे तो दो भाई आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं, वो आपस में अपने सारे सब भूल जाते हैं। लेकिन जब कास्ट की बात आती है, तो जब हमें फ़ायदा उठाने की बात आती है तो हम कास्ट बेस हो जाते हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं। ये जो दोहरा चरित्र है हिंदुस्तान में, ये मुझे लगता है कि ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक यहाँ का जो नागरिक है, जो वोटर है, वो जिम्मेदार नहीं बनेगा। उसको समझ नहीं होगी कि हमको ठगते आए हैं, चाहे वो दलित के नाम पर हो, चाहे अपर कास्ट के नाम पर हो, चाहे ओबीसी के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो। राजनीति जब आप किसी कास्ट धर्म के नाम पर करते हैं तो आप उनको ठगते हैं। ये बात जब तक वोटर को समझ में नहीं आएगी अरुण, मुझे लगता है कि इस पर कभी काम नहीं हो पाएगा उस तरीके से जिस तरीके से हम सोच रहे हैं। ठीक है रविंदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि कुलदीप जी भी जुड़े हुए हैं और बलजीत सिंह भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। उससे पहले रविंदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सीमा गिल जी की बात का यही जवाब देना चाहूंगा। पहले तो आप फैब्रिकेट कीजिए आम आदमी पार्टी को रिवायती पार्टी की, जो स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स है। आप देखिए जितने भी आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स हैं, बिल्कुल राखी बिरलान जी एक बिल्कुल सोशल जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से उठी हुई कार्यकर्ता है, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया है, वहाँ पे बैठती है वो। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन रविंद्र जी, उससे आम आदमी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मायावती यूपी की चीफ मिनिस्टर तक रही हैं, बड़ी नेता रही हैं, बड़े कद की, इतने लंबा उन्होंने राजनीतिक करियर, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप पार्टियां में जगह बना लेते हैं। या प्लीज रविंद्र, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि अनटिल और अनलेस एजुकेशन सिस्टम जो मेक अ बिग डिफरेंस, अनटिल और अनलेस एजुकेशन सबके लिए सेम नहीं होगी। हमने पिछले बहुत सालों में पंजाब में तो बहुत यहाँ पे चित्कारा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की लाइन लगा दी गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जस्ट टू एक्सप्लॉइट द स्टूडेंट। ऐसी स्कॉलरशिप के ऊपर भी हमने वो एक्सपोज किया, आम आदमी पार्टी ने एक्सपोज किया। आई वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट स्कैम, जो जिससे बलबीर सिंह अपना नाभे के एमएलए थे, उनके ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लगे हैं। ऐसी स्कॉलरशिप को लेकर जो पंजाब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्कैम किया है, वो हमने एक्सपोज किया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में फेक एडमिशंस एससी बच्चों के नाम की कर और उनके नाम से बहुत सारे एससी बच्चों से भी पैसे लिए जाते थे, हाँ। और गवर्नमेंट से भी एससी के नाम के ऊपर पैसे लिए जाते थे। मेरा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि अनटिल और अनलेस जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया है, पूरे देश में वैसा एजुकेशन सिस्टम इक्वल और विदाउट एनी चार्ज, ऐसा इक्वल और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट फंड नहीं क्रिएट किया जा सकता। ये जो सोशल फैब्रिक है, इसमें से कास्ट को वैनिश करना, अबॉलिश करना या एनहाइलेशन करना बहुत मुश्किल। ठीक है, हमारे साथ राणा बलजीत चहल भी जुड़ गए हैं और आपका भी स्वागत है बलजीत जी। इस डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं आज कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है इलेक्शंस में, उसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियां कौन से समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी का हमने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से पूरा इंसिडेंस रहा, उसमें अब आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन बना दिया गया पंजाब कांग्रेस का, और उधर कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और इन सब परिस्थितियों के बीच पंजाब अब चुनाव की में जाने वाला है, तो कैसे कांग्रेस पार्टी कहाँ अपने आप को आज खड़ी पाती है? देखिए,
जो सबसे पहली आप बड़ी बात कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू कि इनके विचार अलग हैं, ये बिल्कुल आपकी गलत बात है। आने वाले समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आपको एक ही फ्रेम में नजर आएंगे और जो पंजाब के लिए और पंजाब की तरक्की के लिए जो काम करने हैं इन्होंने वो एकजुटता से करेंगे और 2022 का जो मिशन है कांग्रेस पार्टी फिर से पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि कैप्टन साहब जो हैं वो अलग एक मीटिंग कर रहे थे अपने समर्थित विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ, तो उधर सिद्धू साहब के पास जो उनके समर्थित लोग हैं वो पहुंच रहे थे। कैप्टन साहब ने तो उनको उनका स्वागत भी नहीं किया, ना सिद्धू साहब ने कोई उनका धन्यवाद या उनके जिक्र लिख करके कोई ऐसी बात कही। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे देखिए कल भी मैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ही था सुबह में। हाँ। तो उनके कुछ थे, क्योंकि उनका स्केड्यूल बहुत बिजी है और अलग तरह से बना हुआ है, वो हर एक आदमी के हर एक वर्कर तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिशन 2022 में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मतलब कि हार्डर और सख्त तौर पे अपना परफॉर्मेंस कर सके। और जहां तक आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अलग अलग कमिटमेंट्स होती हैं हर डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए। सो जो उन्होंने मीटिंग्स की है उन लोगों के साथ किया है, मिनिस्टर्स के साथ, जो आने वाले समय में रीशफलिंग होनी है पंजाब की मिनिस्टर्स में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई उसमें तो डिफरेंसेस हैं ऐसी या कोई मीटिंग में डिफरेंसेस की वजह से ऐसा है। नहीं नहीं, वो थोड़े ऐसी बहुत ऐसी मतभेद मीटिंग कहीं में भी होते हैं। ऐसी मीटिंग में शुरू जहाँ से- रीशफलिंग की बात हो रही हो, वहां पर पार्टी के अध्यक्ष का ना होना, ये भी तो सवाल खड़े करता है। उनका भी तो होना चाहिए था ना कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी तो अपनी राय रखेंगे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू अभी आए हैं, हाँ। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना जो काम है वो शुरू से करना शुरू कर दिया है, जब से वो परसों से जब का उनका अनाउंस हुआ। जहाँ तक आप कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करें, उन्होंने जिन मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन करके, हो सकता है कि इन मिनिस्टर्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो चेंज किए जाएं, उनको बताना भी है। वो ये तो नहीं कि हर एक काम में सीएम या अध्यक्ष का होना वहाँ पे जरूरी है। हाँ। पंजाब को संभालने की बात है, हर बंदा अपना रोल अदा कर रहा है अलग अलग नहीं, जगह। फिर भी बट आने कहीं ना वाली- कहीं एक लेकिन ऐसा तो दिखता है ना कि भाई परिवार एक है। मतलब दिखाई दे कि भाई पार्टी के अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री हैं दोनों साथ में हाथ उठा करके कहें कि भाई अब टीम जो है नए जोश के साथ काम करेगी। और कैप्टन साहब चाहते भी नहीं थे कि सिद्धू साहब को जो है अध्यक्ष बनाया जाए, वो चाहते थे कि कोई गैर सिख जट जो है वो ही अध्यक्ष बने, ताकि एक बैलेंस बने सत्ता में। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। जो मतभेद थे बिल्कुल थे, वो पहले कुछ दिनों में थे, जब सारा फैसला ही आईसीसी पे हम लोगों ने छोड़ दिया कि जो हाँ। उनकर जो भी जिसको नॉमिनेट करेंगे वो सभी लोग उसको अपना अध्यक्ष मानेंगे। तो जो एआईसीसी ने अपना डिसीजन दिया वो सबको मानने हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, आज से ए टू जेड लेके जिसको मीडिया बना रहा है कि ये कैप्टन खेमे के थे कि सिद्धू के साथ चले गए, वो सभी लोग पंजाब की भलाई के लिए एक साथ काम करना चाहते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू बस सीएम को छोड़ के सभी बंदों से मिल रही है। और एक आध दिन में, आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कांग्रेस पार्टी किस एनर्जी के साथ दोबारा आती है। अच्छा, लेकिन बलजीत, हाँ। मैं इसी पे आगे अरुण बात करना चाह जी, रहे हैं जी, कि जी। क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कास्ट, क्योंकि ये बात बार बार निकल के आ रही है, हम हमारा आज मुद्दा भी है कि आपने बना दिया, लेकिन अब जो कास्ट की राजनीति की जो हम बात कर रहे हैं, क्या कास्ट बेस्ड समीकरण कांग्रेस बनाने में सफल दिख रही है या कुछ चैलेंज दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, कैप्टन साहब की तरफ से बार बार ये प्रपोजल दिया गया था सेंटर एआईसीसी के सामने कि भाई आप नॉन सिख को बनाएंगे तो कम से कम जो एक बैलेंस है कास्ट के बेस पे, हिंदू वर्सेस सिख, और उसके साथ साथ में जो दलित वोट है उसको हम टारगेट कर सके। क्या कहीं पर कुछ आपको लग रहा है कि उसमें कहीं चैलेंज आ रहे दिख रहे हैं कांग्रेस को आने वाले टाइम में चुनाव? नहीं, मेरी बात सुनिए। इस चीज में बिल्कुल चैलेंज नहीं है कांग्रेस के लिए। आज की कड़ी में सबसे बड़ा चैलेंज ये था, ऑनेस्टली आपको बताऊं, कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी, जिन लोगों ने बेअदबी करवाई थी सिरसा साध के साथ मिलके, वो लोग बड़े आज तक कार्रवाई ना होने की वजह से लोग बड़ी ढींगे मार रहे थे सड़कों पे आके कि देख लो हमने बेअदबी करवाई और हम पे कोई एक्शन नहीं हुआ। और दूसरा, जो आम आदमी वाले जिसका नाम लेते थे विक्रमजीत सिंह मजीठिया शुरू से, उसकी जो एक फाइल पड़ी हुई है, चट्टोपाध्याय रिपोर्ट पड़ी है हाई कोर्ट में, उसको खोलने की बात थी। ये दो चैलेंजेस को अगर कांग्रेस पार्टी कंप्लीट कर लेती है तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे कास्टिज्म बेसिस पे इलेक्शन की कोई बात नहीं होगी कि इसका कोई लॉस पड़ेगा या कोई प्रॉफिट पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप का, वो शुरू से एक ही रहा, सेकुलरिज्म। हम लोग एक होने की बात करती है, ना तो हमने कभी कास्ट पे वोट मांगा है और ना ही कभी आने वाले टाइम में मांगेंगे। ये तो दूसरी पार्टियां जिनको आज कुछ एजेंडा नहीं है, जैसे श्रोमणी अकाली दल है,
जैसे आम आदमी है, कभी उसको अनाउंस कर दिया, कभी उसको कर दिया। ये आज कहीं ना कहीं पे वही सिस्टम, मैंने आपकी पहले डिबेट का एक पार्ट सुना था जहां बोल रहे थे कि कब खत्म होगी ये कास्टिज्म की पॉलिटिक्स। तो कांग्रेस पार्टी शुरू से बिलीव सेकुलरिज्म पे करती है। ये लोग जो अपनी शाख खो चुके हैं, बस कुर्सी पाने के लिए ऐसे पत्ते, ऐसे दाव लेकिन खेल रहे हैं। बलजीत जी कहते हैं, लेकिन धरातल पे तो नहीं होता ना। धरातल पे तो आप वोट, चाहे टिकट देने की बात हो, चाहे प्रेसिडेंट बनाने की बात हो, चाहे मंत्रालय की बात हो, सब में जब बांटा जाता है तो ये देख के बांटा जाता है कि किसको कितना खुश करना है। ये कहने की बातें हैं, वो कांग्रेस की भी आप कांग्रेस के भी 10 एग्जांपल हम दे सकते हैं कि कैसे अभी आप देखिएगा हरियाणा में ऐसी बात हो रही थी कि कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच में जाट और दलित के वर्सेस जो सब आप देख रहे हैं, आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे बाहर है कि कास्ट की राजनीति। देखिए दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अदर स्टेट। जो भी वहाँ पे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में हम लोगों ने, जैसे आपने कहा कि मंत्रालय की बात कर लें या और जगह पे बात कर लें, क्योंकि कम्युनिटीज हैं, वोट की रेशो है पंजाब में, और उस रेशो पे कुछ रिजर्व कैटेगरी से भी आते हैं एमएलए, तो उनको भी ये होता है कि हमें भी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अंतर्गत हमें भी कोई ना कोई मंत्रालय में एडजस्टमेंट की जाए। ये तो हो गया कि उनकी डिमांड है, वो लोग वोट लेके आते हैं, जीत के आते हैं रिजर्व सीट्स पे। जहां तक आप बात करेंगे, अगर कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है कि कांग्रेस कास्टिज्म पे वोट लेगी या उन लोगों को आगे लाके उनके, जैसे पंजाबी में कहावत है कि मोढे पे रख के चलानी, उनके कंधे पे रख के कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी जैसे बसपा का और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन हुआ, इस अलायंस के बाद कांग्रेस पार्टी को लगा और कैप्टन साहब को खुद लगा कि अब जो है हम अगर उस डायरेक्शन में नहीं सोचेंगे या नहीं काम करेंगे, वो चाहे रीशफलिंग की बात हो मिनिस्ट्री में और या फिर अध्यक्ष पद की बात हो, यहाँ पर हमने उन चीजों को नहीं सोचा तो आने वाले चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। क्या बात नहीं? ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक जो डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, जो कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहे सुनील जाखड़ जी थे, हमारे बड़े आदरणीय रहे, अच्छा काम किया उन्होंने, तो उन लोगों की या एमएलए से, मिनिस्टर्स थे, उनका यही रहा कि हम लोग जो लोग हैं, कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं है कास्टिज्म का कि कोई बड़ी कैटेगरी है, कोई छोटी है। पंजाब के मुद्दे सभी के लिए एक है। आज सबसे बड़ा पंजाब में चैलेंज है जो बेरोजगारी का है, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है जो किसानी का है। इन मुद्दों को हल करने की बात आती है। अगर इन मुद्दों को हल कर लिया जाता है तो इस चीज में सभी आ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बंदा किसी न किसी तौर पे हर मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो। और जहां तक आप बसपा और अकाली दल की बात करते हैं, ठीक है बलजीत, हम कुलदीप सिंह से भी इसका जवाब लेंगे। कुलदीप जी, आप अपना जवाब तैयार रखें, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधा आपके पास आएंगे और इस पर जवाब लेंगे। पंजाब के सियासी घटनाक्रम और सियासी पंचनामे पर हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या जातीय आधार पर ही पूरा चुनाव तो नहीं हो जाएगा और मसले कहीं दूसरे नंबर पर तो नहीं चले जाएंगे? इन्हीं सब विषयों पर बात हो रही है, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए।
देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है। इसलिए हम दिखाते हैं देश के हर एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण। देखिए इंडिया कनेक्ट। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंजाब के सियासी पंचनामे की और किस तरीके से मुद्दे आगे और बनेंगे या फिर जातीय समीकरण ही इस बार राजनीतिक दलों का एक मुख्य आधार रहेगा इस चुनाव को जीतने का। भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप सिंह धालीवाल हैं, बलजीत सिंह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र राजपुरा आम आदमी पार्टी से और बलजीत सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं और सीमा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आपसे भी एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। हम कुलदीप सिंह आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, जो बात अभी हम ब्रेक से पहले कर रहे थे उसमें पहले आपका रिएक्शन, फिर कुछ और सवाल आपसे। देखिए, राणा बलजीत सिंह जी हमारे साथ थोड़ा लेट जुड़े हैं, तो पहले तो उनको मुबारकबाद नए प्रधान की। मित्र हैं, सम्मानीय है। तो लेकिन जो बातें मैं पहले कह रहा था, दोबारा से मैंने जब उनका वक्तव्य सुन रहा था तो वो रख रहे थे कि कैप्टन साहब की तो ये निजी राय हो सकती है। मतलब आज कांग्रेस ने कैप्टन साहब को डब्बे में बंद करने का पूरा प्रोग्राम बना लिया और इनकी पूरी बातों में से पूरा आज झलक रहा है। जो बातें मैंने बोली थी वो राणा जी ने सारी उस पर मोहर लगा दी आके, कि जो चीजें नहीं हो पाई, 18 नकाती एजेंडा नहीं हो पाया, वो तो कैप्टन साहब नहीं कर पाए। कांग्रेस तो दूध की धुली हुई है। अब सिद्धू आ गया, सिद्धू 18 नुकाती कर देगा, चलो भाई हमें दोबारा वोटें। बड़ी इतनी बड़ी ठगी जो आप पंजाबियों के साथ मारना चाहते हो, ये नहीं होगा भाई। आप चाहे जो मर्जी समीकरण लगा लो, चाहे आप अपना वो जो बोल रहे हैं वो सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म जो भी जिसपे आपका एजेंडा है आप काम करो, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि लोगों को पता है कि आपका जो 18 नुकाती एजेंडा, अभी आपने बेअदबी की बात की कि लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, हमने बेअदबी की। अरे भाई, आपने किसी को कैसे सर्टिफिकेट दी थी अभी कि हमने बेअदबी की? कहाँ पे है कोई आदमी को आपने कि जिसने सर्टिफिकेट दे दिया कि उस आदमी ने माना? वो कोर्ट का काम है, चल रहा है। और आपकी निकम्मी सरकार को हाई कोर्ट से झापड़ पड़े हैं, कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने। और उसके बाद अगर आप दोबारा बात करते हो, अब ठीक है, आम आदमी के प्रवक्ता जो है वो उसी जो जिस आदमी ने वो निकम्मी खोज छानबीन की थी उसको अपनी पार्टी में ले गए। आपको दर्द हो रहा है राजपुरा जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेअदबी का मुद्दा हर एक पंजाबी के दिल का मुद्दा है। उसके साथ सियासत मत कीजिए राणा जी। ठीक है, राणा बलजीत पहले आपका रिएक्शन, फिर रविंद्र जी से भी पहले इसी पॉइंट पर पहले आप रिएक्शन दे दीजिए क्योंकि जरूरी है, वो सीधी बात कर रहे हैं। आप उनके साथ राणा बलजीत दोबारा से पंजाबियों के साथ धोखा करना चाहते हो, ये बात साबित हो गई है। ठीक है, धालीवाल साहब वो जवाब दे रहे हैं। राणा बलजीत। हाँ जी, पहले तो मुझे ये बात नहीं समझ आती, पंजाबियत, पंजाब की लोग, उनकी बातें ये लोग कर रहे हैं जिन्होंने 3 काले कानून लेके पंजाब को बिल्कुल खत्म करने की तैयारी कर ली है, जिन्होंने अंबानी और अडानी के, अब इन्होंने बोला नकम्मी सरकार, आई वांट टू यूज वन वर्ड, अंबानी और अडानी के कुत्ते बनके। नहीं सर, देखिए वो फिर वही बात आ जाएगी ना सर। नहीं, फिर वो तो वही बात आ जाएगी, एक दूसरे को इस तरीके से गाली देना नहीं, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। शब्दों की मर्यादा तो रखनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। आप इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करना, इनको भी बीच में टोकना चाहिए था। ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, एक डेकोरम में बात कीजिए। आप प्रवक्ता है बीजेपी के, जैसी लैंग्वेज आपने यूज की उसके बाद में मैंने यूज किया कि आपको चलिए अभी कोई भी ना करे।
चलिए सही शब्द, चलिए ठीक है, बात पॉइंट पर राणा बलजीत बोल रहे हैं। राणा बलजीत आप बोले। हाँ, तो जिन लोगों ने पंजाब के लिए और पंजाबियत को खत्म करने के लिए, पंजाब की फसल और नस्ल की बात है इस टाइम में, और आज वो पंजाब के और पंजाबियों का सहारा ढूंढ रहे हैं। जिन लोगों को पंजाब के लोग पंजाब की गली में आना पसंद नहीं करना चाहते, जिन लोगों को टीवी पे देखना नहीं पसंद करते, जिन लोगों को प्रवक्ताओं को टीवी पे चलती डिबेट पे लोग ऐसी भद्दी शब्दावली यूज करते हैं, वो पंजाब का भला करने की सोचते हैं। तो जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हो भैया, आइडियोलॉजी रही है कांग्रेस पार्टी की सेकुलरिज्म की, भाजपा की नहीं है कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, जो इन चीजों के नाम पे आपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया, वो लोगों के बिल्कुल सामने आई ये सारी बातें। और जहां तक आप बात कर रहे हो बेअदबी को लेके, मैंने कब कहा है, हम लोगों ने कब कहा है, क्योंकि गुरु के नाम पे आप यार चुप कर जाओ बीच में, अगर नहीं मैं काट देता हूँ यहाँ से। ये बात बोलकर साबित कर दिया राणा जी आप राष्ट्रवादी नहीं हो। मैं फोन बंद कर देता हूँ अरुण जी, अगर इनको बीच में बोलना है। अरे बारी बारी से कुलदीप सिंह आपके पास भी आ जाएंगे, आप भी बोल लीजिएगा एक बार उनको बात राणा बलजीत आप बात खत्म कीजिए, फिर हम रविंद्र जी से भी मैं रिएक्शन। अरुण जी आप बात सुनिए, जो मैंने कहा, जिन लोगों ने 10 साल में बेअदबी करवाई बादलों के साथ मलाई खाकर, आज उन लोगों बादलों को उल्टा बोल रहे हैं। यहाँ कुलदीप जी तो बातें कर रहे हैं कांग्रेस की, और इनके तो प्रवक्ता जाके शरेआम बोलते हैं कि बादल वालों ने करवाई है, यहाँ गलियों में बोलते हैं कि बादल ने बेअदबी करवाई है। और ये बेअदबी का मुद्दा मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा भैया, ये मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। पंजाब के लोगों को, पंजाब की हर गली और हर कूचे में आज छोटे से छोटे बच्चे को ये बात पूछ लो कि भाई बेअदबी किसने करवाई है और किसके कहने पे हुई है। अच्छा, लेकिन राणा बलजीत लेकिन देखिए उसके साथ ये भी सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि 4 साल आपको 4.5 साल से ऊपर हो गया, आप भी उसके बारे में अब तक कोई साफ एक निर्णय तक नहीं पहुंचा पाए इस पूरे मामले को, लोगों को इंसाफ की अभी तक इंतजार है, अरुण जी पहले इतना लंबा समय नहीं। थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, पहले तो जिन लोगों ने इनके साथ गठबंधन रहा सेंटर में, तो ये केस था ही सीबीआई के पास, और 2 साल पहले ही ये केस सीबीआई से हमने लिया है, और सीबीआई से केस लेने के बाद विधानसभा में जो मता पास हुआ था कि आप एसआईटी बना दीजिए, बिल्कुल मैं इस बात से आपकी सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी में ने भी इस चीज पे देरी लगाई है। जो एडवोकेट जनरल की नाकामयाबी है, निकम्मे बंदे की, उस वजह से हम लोगों को आज सहन करना पड़ता है। और ये जो बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में एक डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स हैं कि कुछ कांग्रेसी वहां जाके कुर्सी के लिए बात करते, भाई कुर्सी के लिए नहीं हम बात कर रहे, हम लोग वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए इस बात को लेकर आवाज उठा रहे थे कि जिन लोगों ने बेअदबी किया उनको सजा क्यों नहीं दी। मुझे लगता है कि इसी बात पर शिरोमणि अकाली दल का भी स्टैंड होना चाहिए। प्रकाश सिंह गर्ग हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है शिरोमणि अकाली दल से। प्रकाश जी आप सुन रहे हैं, आपने सुनी पूरी डिस्कशन, मैं चाहता हूँ आप अपना रिएक्शन दे दें। चलिए लगता है संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है, फिर से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। रविंद्र आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं शिवाजी के पास जाऊंगा इस पर। मैंने बात ऑब्जर्व की है सिद्धू जी के प्रधान लगने के बाद कि कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बड़ी दुविधा में हैं। अगर तो वो सिद्धू जी की बात करते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि जो सिद्धू जी ने इल्जाम लगाए हैं अलग अलग ट्वीट्स के जरिए कैप्टन सरकार पे, कांग्रेस की 4.5 साल की कारगुजारी पे, वो सही है। अगर वो सही है तो वो किस मुंह से कांग्रेस की 4.5 साल की कारगुजारी का बख्यान करते हैं, किस मुंह से कहते हैं कि एसआईटी में काम नहीं हुआ। अगर सिद्धू जी की बात पे जाते हैं क्योंकि वो प्रधान लगे हैं अभी, अगर वो कैप्टन की बातों को गिनाते हैं कि हमने 85%, 80% जो वादे अपने 2017 वाले मैनिफेस्टो में किए थे वो हमने पूरे कर दिए हैं, तो किसी न किसी तरीके से सिद्धू जी के जो ट्वीट पे जो बार बार सवालिया निशान खड़े करते थे कांग्रेस की कारगुजारी पे, वो गलत पड़ते हैं। तो इस तरह से जो प्रवक्ता है कांग्रेस की आज की डेट में बहुत बड़े द्वंद्व में है। हाँ, ये बड़ी बात है कि जो आज की इलेक्शन है, पंजाब की जो इलेक्शन है, उसमें आउट ऑफ डिबेट है बीजेपी बात नहीं हो रही है, बीजेपी की कोई बात नहीं हो रही है। नई बोतल में पुरानी शराब डालकर सिद्धू के रूप में पेश की जा रही है पंजाब के लोगों के सामने। वो कैसे पेश की जा रही है मैं आपको बताता हूँ कि सिद्धू जी ने जो अपनी रैलियां शुरू की है, मीटिंग का सिलसिला शुरू किया है, पंजाब के गेटवे ऑफ पंजाब राजपुरा के लगते बिल्कुल साथ में भनौर एक एरिया है, वहां के मदन लाल जलालपुर एमएलए हैं जिनके ऊपर पंजाब के सबसे बड़े जाली शराब के तस्कर होने का इल्जाम लगता है।
बहुत बड़ी बड़ी हजारों टन की जाली शराब की फैक्ट्रीज पकड़ी जाती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, और सिद्धू साहब उनके घर आके उनका आशीर्वाद लेके अपनी सियासी रैलियां शुरू करते हैं। तो पंजाब के लोग कैसे मान लें कि ठीक जो है, नई इसका शराब में नई बोतल में पुरानी शराब सिद्धू के रूप में डालकर पंजाब के राणा लोगों के बलजीत, सामने आप इसका परोसी जा रही जवाब है, दे वो दीजिए, फिर मैं पंजाब सीमा जी के पास हित लिए या जाऊंगा, क्योंकि पंजाब के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकली change पंजाब में इतनी तो चीजें एक साथ होना वो अपने आप में बहुत सारे सवाल करता है। राणा बलजीत, आप जवाब देना चाहेंगे? काफी बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। हाँ, पहली बात तो मैं इनको एक बात अच्छा ठीक है रविंदर, सब चीजों में हाँ। इन सब चीजों में डिबेट गायब है कि हाँ। 4.5 साल में कांग्रेस ने किया क्या। ठीक मैं है। आपको एक कार्ड दिखाना चाहता हूँ, ये शायद अगर मेरी स्क्रीन पे दिख रहा हो, जी, जी। ये मैंने रोजगार का कार्ड भरा था और कांग्रेस के प्रवक्ता कृपया शायद इसका नंबर भी नोट कर लें, इसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है कि कितने ऐसे लोगों को 2017 में जिन्होंने ऐसे कार्ड फॉर्म फिल करके जिनको ऐसे कार्ड दिए गए थे, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितनी बेरोजगारी खत्म की गई, कितने ठीक है, ये पॉइंट है और 4.5 साल के काम को किया गया, इशू बनाने वाली बात। राणा बलजीत, आप इस पर जवाब दीजिए, फिर सीमा जी के पास जाएंगे। राणा बलजीत। हाँ जी, पहले तो मैं आपको इनको बात बता दूं कि ये आपके पास नवजोत सिंह सिद्धू की बातें कर रहे हैं कि वहां गए। एज ए प्रेसिडेंट उनका जो एक फर्ज बनता है, हर एक आदमी हर एक कार्यकर्ता के पास जाना और उसको साथ लेके चलने का। मुझे ये नहीं पता कि नवजोत सिंह सिद्धू को जबकि प्रधानगी मिली है तबकि आम आदमी को बखलाहट हुई पड़ी है दूसरी पार्टियों को, क्योंकि एक होते हैं ना हमारे पंजाबी का कहावत उठता बिल्कुल डिगन वाली गल कि अभी गिरा। ऐसे झोली आड़ के बैठे हुए थे, कहीं नवजोत सिंह सिद्धू हमारी झोली में गिर जाएंगे और शायद सोनिया जी उसे प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। कितनी बार भगवंत मान ने ये बात कही कि जी हम सिद्धू साहब की हर एक बात मानते हैं, हरपाल चीमा ने कहा, पर आज कहीं ना कहीं पर इनकी जो बखलाहट है सिद्धू साहब की वजह से, क्योंकि सिर्फ इनके पास एक ही मोहरा था पंजाब में, अगर आम आदमी का कोई आधार बन सकता है वो नवजोत सिंह सिद्धू थे। और अगर कांग्रेस के लिए कोई भी यहाँ नींव रखी जाएगी, जो आज मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, हाँ। एक तो मैं आपको इनको बात को क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि ये बोल रहे थे कि इनकी जी पता नहीं कैप्टन साहब के पक्ष में बोल रहे हैं या सिद्धू साहब के पक्ष में बोल रहे हैं। कैप्टन साहब हमारे सीएम हैं और नवजोत सिंह साहब हमारे अध्यक्ष हैं, तो दोनों के पक्ष में मैं बोलूंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा पक्ष रहेगा जो लोगों का रहेगा, जिन लोगों के ठीक है, साथ वादा करके आए आप थे। अपना पॉइंट, अब ये चीजें बहुत ज्यादा बलजीत जी, पंजाब का पक्ष कहाँ है? ठीक तो है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पंजाब के पक्ष के लिए बात कर रहा हूँ, मैं जो बेअदबी की बात कर रहा हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपके पक्ष में कब बोलोगे? शायद आपके ना कानों में ये आप अपना लेपल लगा लीजिए, आपको सुना नहीं मैंने क्या कहा है। मैंने पंजाब के लोगों के पंजाब के मुद्दों की बात की है। फिर से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो आपके मुंह पे तो पंजाब की बात अच्छी नहीं लगती, बात अच्छी नहीं लगती। क्यों भरोसा करें आप पे? क्या ध्यान है आपका? ठीक है, यही पॉइंट और इसी पॉइंट से डिस्कशन के इसी पॉइंट से एक जो निष्कर्ष निकलता है सर। अरुण जी, पहले तो ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको बोलिए कि यहाँ कोई ऊंची चिल्ला के इनको कोई पार्टियों में बड़े ओहदे नहीं मिल जाएंगे। ये तो सर सब ये तो हर किसी के लिए ये तो हर किसी के लिए बात करते हैं ना, एक पार्टी डेकोरम पे रह के बात कीजिए। इनकी मुझे लगता है सर, मुझे लगता है ये ठीक बात है, लेकिन ये हर किसी के लिए है। सीमा जी, मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन के इस पॉइंट पर आकर के हम ये चीज समझ सकते हैं कि पंजाब में आने वाले दिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से किस तरीके के एक्शन और रिएक्शंस होने वाले हैं और कौन किस मुद्दे पर किस तरीके से और किस लेवल पर जाकर के घेरेगा। मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। फिर मैं ये भी चाहता हूं कि आप इससे अपने इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए किसान आंदोलन को जोड़ते हुए खत्म हम इस पूरी डिस्कशन को आगे करेंगे, उस पॉइंट को का भी आप जिक्र करें कि वो कितना इफेक्ट डालेगा पंजाब के चुनाव में। सीमा जी देखिए, बिल्कुल सिर्फ जो बात कर रहे हैं कोई भी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या शिरोमणि अकाली दल, किसी के लिए भी आने वाला चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाला, ये फ्रैंकली मैं कह सकती हूँ। क्योंकि पंजाब में जिस तरह के जो हालात हैं और पिछले कुछ महीनों से आप जिस तरीके से देख रहे हैं फार्मल एजुटेशन, उसके बाद बीजेपी के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि बीजेपी को ये बात, मुझे जहाँ तक लगता है, प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए वो ये बात जानते हैं
बट मैं कह रही हूँ कि शायद बीजेपी इस चुनाव में अपनी जीत के लिए नहीं जा रही है, वो पार्टी का जो एक संगठन है उसको मजबूत करने की प्लानिंग में है, क्योंकि बीजेपी पहली बार श्रोमणी अकाली दल से टूटकर अलग अपना पहली बार अलग से इलेक्शन लड़ने के प्लान में है। तो उसका पूरा फोकस ये है कि हम किसी भी तरीके से अपनी पार्टी का एक्सपेंशन पंजाब में कैसे कर पाएं, ताकि जो आने वाला नेक्स्ट चुनाव है उसमें हम इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जगह बना सकें। ये बीजेपी की राजनीतिक रणनीति है, वो हर राज्य में इसी तरीके से एक्सपेंड कर रही है। आप हरियाणा का एग्जांपल देख सकते हैं पिछले 2 टर्म में, तो पंजाब में उनका ये है। दूसरा है जो कांग्रेस की जो बात बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए वाकई बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक चीज अचीव की है जिसको मुझे लगता है राणा बलजीत जी भी बोल रहे हैं। ये सच है कि आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं नजरें सिद्धू पर गड़ी हुई थी, और सिद्धू अगर हाथ से निकलता तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की तरफ जाता, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को होना था। लेकिन ये इन्होंने अपने नेता को बचा लिया वापस, चाहे वो प्रेसिडेंट बना के। अब ये बात दूसरी है कि कैप्टन को किस तरीके से खुश कर पाएंगे, और आगे जो गणित है पूरे कास्ट बेस पे और बाकी तमाम चीज़ों पे उस पर किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चूक होती अगर सिद्धू यहाँ से जाते, वो इन्होंने एक किया है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि जो काम करने थे 4 साल में 5 साल में सरकार ने जो किए हैं उसका जवाब जनता के बीच में उनको देना पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं पंजाब में, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके है, फार्मर एजुटेशन को लेके कांग्रेस से भी आप आज भी देखेगा जिस तरीके से जो सिद्धू है उनको बायकॉट किया है, विरोध उनको भी झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए, तो कांग्रेस के लिए भी आदानी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए डेफिनेटली एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पर उनके पास अपॉर्चुनिटी है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो बेरोजगारी अपने आप में पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है, चाहे जो भी पार्टी आए चुने। और पहली बात तो मुझे जिस तरीके से हालात बन रहे हैं कि किसी के लिए भी पूर्ण बहुमत में कोई पार्टी आए, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी अभी कहना, लेकिन जिस तरीके के जो पार्टियां काम कर रही हैं और एक्सपेंडन हो रहा है, उसके बाद पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ट्रायंगल में ना कहीं आए रिजल्ट जो है, और उसके बाद बहुत मुश्किल होगा कि आप सरकार किसके साथ बनाएंगे। बट बहुत सारे मुद्दे हैं पंजाब में। अभी देखिए जो फार्मर एजुटेशन है, उसके बाद जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री का लॉस हुआ है पंजाब में, वो उसकी भरपाई करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान इस फार्मर एजुटेशन में पंजाब को है, पूरी इंडस्ट्री ठप है, सारे लोग यहाँ बैठे हैं खेतों में काम। और ये कहीं ना कहीं इस इशू को और बड़ा जो है वो बना रही है। चलिए हम आखिरी कमेंट बारी बारी से आप सभी से लेते हैं। सबसे पहले कुलदीप सिंह धालीवाल, ये बड़ा मुश्किल है, हमने देखा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, आप लोग चंडीगढ़ में भी जाकर धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, बहुत सारी चीजें हुई हैं, और लेकिन इसी बीच आप चुनाव में भी जा रहे हैं, तो मुश्किल तो होने वाली है चुनाव लड़ने में, ये तो आप भी मानते होंगे। और इसी के साथ अपना फाइनल सबमिशन कमेंट भी आप दे दीजिए। नहीं, देखिए शर्मा जी, बात यह है कि जब चुनाव अब नजदीक है और चुनाव जब आएंगे तो मुद्दे जो हैं वो बदलेंगे। हाँ। जो आज के मुद्दे हैं, जैसे अभी कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस 18 नुकाती मुद्दे पे वो तो फेल हो चुकी है, उस पर 18 नुकाती मुद्दों की बात दोबारा से लोग क्यों सुनेंगे इनके मुद्दे। और बरगाड़ी कांड की ये इन्होंने बात की है, बरगाड़ी कांड, अरे आपने 5 साल कुछ नहीं किया, आपको चाहे हम 15 साल दे दें। आपने तो जो 84 का जो सिख कत्लेआम हुआ था, उस पर आपने क्या दे दिया था लोगों को। वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने आपके वो जो थे उसको अंदर किया, जो आपके मिनिस्टर रहे हैं पहले ठाकर साहब, तो वो उनको जब अंदर किया तो लोगों को इंसाफ मिला। तो ऐसे बरगाड़ी कांड का वो ये बात करके लेना चाहते हैं, सेंसिटिव इशू है, लेकिन इस बात में इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो पंजाब का इस समय डेट है और जो पंजाब के लोगों के ऊपर डेट है, वो सारी चीजें केंद्र सरकार, कोई अगर यहाँ पे सरकार बनेगी पंजाब में जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं, ये तो बड़ा, ये कहना आज के समय आसान लग रहा है, लेकिन हकीकत में ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। कैंडिडेट्स तक नहीं मिल रहे, क्योंकि पहली बार अब इतने बड़े लार्ज स्केल पर 117 सीटों पर लड़ना है, कैंडिडेट्स तक ढूंढ पाना मुश्किल है। ये परिस्थिति नहीं है क्या? नहीं शर्मा, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे पास 117 की 17 विधानसभा पर, ये तो अकाली दल का कोई, अच्छा, ये मैसेज नहीं मिला है क्या हाईकमान से क्या ये मैसेज नहीं है कि ध्यान रखें कि दूसरी पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिलेगा या नाराज होंगे, उन लोगों पर नजर बनाए रखें, उनको लेकर के आएंगे, उन्हें टिकट देंगे? ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हर एक विधानसभा पे हमारे पास। चलिए ठीक है, राणा बलजीत आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, फिर रविंद्र। राणा बलजीत आखिरी कमेंट आपका। अरुण जी, एक ना कहावत हमारे पंजाबी में, माँ से बेटा पूछता है कि माँ मुझे नंबरदारी मिल जाएगी गांव की, तो वो बोलती है बेटा नहीं मिलेगी। वो कहता माँ अगर फलान बंदा मर जाए तो मिल जाएगी, वो कहती नहीं मिलेगी।
आखिर में बेटा बोलता है अगर माँ सारा गांव में मर जाए, वो बोलती है बेटा तब भी तुझे नहीं मिलेगी। तो बीजेपी का ये हाल है, आप जितना मर्जी कर लो, आपकी सरकार नहीं आएगी। देयर इज कंपटीशन ठीक है रविंद्र और अकाली दल और कांग्रेस। जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैंने फिर से आपको बात कर दी कि चलिए ठीक है सर, हो गया, अब उनका चल रहा है। गुरु की बेअदबी का मुद्दा है जो सबसे चलिए। बड़ा पंजाब के लोगों के सेंटीमेंट्स है। अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उन लोगों को सजा दे देती है, क्योंकि फैसला सिट ने रिपोर्ट देनी है, और जो भी सजा चलिए ठीक है। आखिरी कमेंट रविंद्र जी, आखिरी कमेंट, केवल 15 सेकंड, माफी के साथ केवल 15 सेकंड में। रविंद्र आखिरी कमेंट आपका। बात ये है कि पंजाब के लोग बहुत बड़ा दर्द सहन किया उन्होंने। जो कर्जे की बात धालीवाल साहब कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ, कर्जा चढ़ाया किसने है? वो बीजेपी अकाली दल की सरकार ने चढ़ाया, बेअदबी की किसने है? और बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर लोगों ने 2017 ठीक है सर, कांग्रेस की गवर्नमेंट ठीक को है। वोट किया था, और 4.5 साल में 0 रिजल्ट आया इनका किसी भी मुद्दे के ऊपर। चलिए अब हम देखेंगे कि अब सारे आप लोग सब मिलकर के पंजाब के विकास की बात आगे आने वाले दिनों में कैसे कैसे और किस किस रूप में करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष आप लोगों ने रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो अब आने वाले समय में पंजाब किस तरीके से इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या क्या चीजें और क्या क्या और आने वाले समय में वायदों की झड़ियां देखेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी आज के इस मौजूदा समय में ये लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों की जो कोशिश है वो सियासी और जातीय समीकरणों को साधने की है। कौन कितना साध पाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।